My dear students, welcome to you and I hope that you will be ready to study. आज हम आपको कुछ पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको साथ साथ में ये भी बताएंगे कि इनका कारण क्यों ऐसा क्यों होता है अनुवाद इसका। फॉर एग्जाम्पल है वन राम एक अच्छा लड़का है, पहला वाक्य ये है। राम रोज रामायण पढ़ता है। इस तरह से आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं और इनका आप अनुवाद करते आ रहे हैं। कक्षा 9th के बच्चे हैं आप और 9th के बच्चे पहले ट्रांसलेशन करते भी रहे हैं, तो उनके तीनों वाक्यों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो पहले वाक्य का अनुवाद आपका राम इज़ अ गुड बॉय। क्या होता है बच्चियों? राम इज़ ए गुड बॉय। राम रोज रामायण पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन आप करते आ रहे हैं। राम रीड्स द रामायण डेली। डेली की स्पेलिंग DAILY है, थोड़ा उसको देख लेना। और राम के 2 भाई हैं। Ram has 2 brothers. प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, है कि है इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें है आ गया, लेकिन फिर भी है कि इंग्लिश है इसमें। तो ये इसमें है कि इंग्लिश हमने इज लगाई है और इसमें है कि अंग्रेजी हमने क्या कर दी है, रीड्स लगा दी है, पढ़ता है। और इसमें हैज़ का प्रयोग कर दिया है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक टेबल है, उस टेबल को आप बनाएंगे और उसे याद भी करेंगे, साथ में उसके अर्थ को समझते हुए इसका प्रयोग सीखेंगे। बच्चों साथ साथ इसकी टेबल को बनाते चलें। ये मैंने 3 टेंसेस के रूप में इनको डिवाइड कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये इनको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। और उनमें अक्सर करके इन क्रियाओं में आप बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो एक हमारी मेन वर्ब होती है बी, और बी का प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट फॉर्म जब भी देखते हैं तो इन 3 फॉर्म में इनका प्रयोग होता है, इज, एम। और ये तीनों रूट ये इसी बी के ही है। ये टेबल आपकी पिछली क्लासेस में कक्षा 8 में आपको हमने बनवाई है।
आपने याद नहीं की होगी तो प्रॉब्लम है, अब याद करनी पड़ेगी। ये इसका जो प्रयोग है ना, एक टेबल हमने और कराई है आपको प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन वाली टेबल। उसमें हमने पर्सन को 3 भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी के अनुसार उसमें से एक रूल ले लेते हैं, ये इंग्लिश में लिखना चाहें विद द थर्ड पर्सन, विद द थर्ड पर्सन। कर्ता हमारा कैसा होना चाहिए बच्चियों? थर्ड पर्सन का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर SUB शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने सब्जेक्ट का। तो इसका प्रयोग किनके साथ होगा? कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन के साथ इसका प्रयोग होता है। एम का प्रयोग जब भी होगा तो विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और वो आई होता है बच्चियों। आर का प्रयोग विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। टेबल में पूरी लिखी हुई है उसमें, प्रोनाउन वाली टेबल। ये इस इसका पास्ट फॉर्म कर देंगे बी का। बी का पास्ट फॉर्म होता है बच्चों वॉज वर। क्या होता है? वॉज वर होता है। वॉज का प्रयोग देखा जाए तो आप अब तक करते रहे एक वचन कर्ता के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये होना चाहिए फर्स्ट पर्सन एक वचन और थर्ड पर्सन एक वचन। क्या होना चाहिए? और आप ये जानते हैं आई होता है फर्स्ट पर्सन एक वचन और थर्ड पर्सन एक वचन होता है 1CD। तो इसमें आप यहाँ पे लिख लेंगे आई, सब्जेक्ट आपका आई हो या कोई वन, कोई भी वन पर्सन, थिंग, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। और प्रोनाउन में सी, इट, ही, सी, इट। और इसको जरा वैसे ग्रामेटिकल भाषा में लिखा दिए तो विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो बड़ा हो जाता। और यहाँ पे कर देंगे इनके साथ हम जो है वॉज का प्रयोग करते हैं, और शेष के साथ में हम क्या करेंगे? और वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। फ्यूचर हमारा जैसे ही बनता है सेल और विल, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, बिना इनके बन नहीं सकता। सेल का प्रयोग आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होता है? सेल का प्रयोग होता है। और विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल का प्रयोग होता है। इन रेयर केस इस नियम का हम अपोजिशन भी कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेल का प्रयोग करते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आपके सर ने पहले पढ़ाया होगा। तो बी क्रिया को साथ और ले लो, बी, क्योंकि साथ भी टेबल बनाते जाओ। हिंदी नहीं बनी हुई होगी और या याद नहीं है, बना ले। ये आपका बी क्रिया से बनने वाले जितने भी आपके सिंपल प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टेंस होते हैं उनके बारे में है। इनका अर्थ भी लिख लो तो और अच्छा रहेगा। हैव मीन्स रखना। जब सिंपल कोई टेंस बनाती हैं ये वाली क्रियाएं तो ये अपना ये वाला अर्थ रखती हैं, उनके साथ में हम इनका प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट फॉर्म में हैव की क्या होती है? हैज और हैव। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ चुके हैं। और इन क्रियाओं को इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका प्रयोग हो रहा है। ये भी उसी तरह से लिख ले विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन होते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। वन, सी, इट, और बात वही है ऊपर वाली, या तो उसे कह दीजिए ऊपर वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है, या यूँ समझ लें जिन कर्ताओं के साथ में इसका प्रयोग होता है उन्हीं कर्ताओं के साथ में हैज का प्रयोग होता है। विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जिन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होता है उन्हीं के साथ हैव का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ विद द रेस्ट ऑफ दी कर दो, विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। हैव की सेकंड फॉर्म बच्चों हैड होती है, आप भली बात ही जानते हैं। इनका कैसा भी करता आ जाए सबके साथ ऐड ही लगता है, चाहे फर्स्ट पर्सन एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई सा भी पर्सन, कोई सा भी नंबर होगा, सबके साथ में अगर रखना पाया, ये सेंस है इसका, अगर भूतकाल में रखना पाया जा रहा है, ऊपर लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट, भूतकाल में रखना पाया जाएगा तो हैड का प्रयोग करेंगे। विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। अब फ्यूचर टेंस बनाएंगे, बिना सेल करके फ्यूचर टेंस बनता ही नहीं है, तो हमें सेल तो लगाना ही पड़ेगा है, और विल। लेकिन अगर रखना पाया जा रहा है किसी बात में तो फिर हैव इनके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो सेल हैव और विल हैव। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर हैव मेन वर्ब का काम करेगी, किसका, ऊपर देखो बी मेन वर्ब का काम कर रही है, इसमें हैव मेन वर्ब का काम करेगी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल और विल। तो जिन कर्ताओं के साथ में सेल भी का प्रयोग हुआ उनके साथ में किसका प्रयोग होगा, मैं आई भी कर देता हूं यहां पे, और विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जब भी आप बच्चों इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि इंग्लिश में मोस्टली जो काइंड्स होते हैं 3 होते हैं, चाहे वो पर्सन के हो, चाहे वो टेंसेस के हो, चाहे सेंटेंसेस के हो, चाहे और भी कोई चीज़ होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि 3 फॉर्म्स में डू मीन्स करना, हाथ से जब होता है तो उसे डू ही बोला जाता है। करने की तो बहुत सारी इंग्लिश होती है, जैसे मुंह से हम कोई क्रिया कर रहे हैं, टीच, क्या होगा, टीच हो जाता है। लेकिन जब हम टेंसेस में इसको हम ले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डू की फॉर्म बन जाती है डज और डू, और दूसरी कोई क्रिया है साथ में, जैसे मैंने ले लिया राइट, क्या लिख लीजिए बच्चियों, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, वो भी हाथ से होता है। तो जैसे डू में हमने यस को जोड़ा, डू में जोड़ा तो क्या बन गया, डज बन गया, और डू तो अपना ऑटोमेटिकली है ही अपना। अगर राइट को करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चियों, राइट्स और राइट। ये कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूं, आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि डू डज होता क्या है। आप इसको लेंगे आगे, ये डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाती है बच्चे, और अगर राइट क्रिया का पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे तो रोट हो जाता है, क्या हो जाता है। और जब फ्यूचर टेंस की तरफ चलेंगे तो सेल डू, कभी कभी क्रिया डू आती है, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है ना, आई सेल डू माई वर्क, क्या होता है, आई सेल डू माई वर्क। और मैं एक कविता लिखूंगा तो आई सेल राइट ए पोएम,
आई शैल राइट ए पोएम। तो दोनों क्रियाओं के साथ साथ में आप देख लें, या राइट को ले चलेंगे साथ में, शैल राइट रहेगा, क्या रहेगा, और विल थोड़ा आपको भी इस टेबल के माध्यम से समझाना है, जरा इसे देखें। ये 3 बात मैंने पहले इसलिए लिए थे। सबसे पहले हमें अर्थ के आधार पर, सेंस के आधार पर सेंटेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ तो स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड होते हैं, अब सेंस के आधार पर भी हमारा सेंटेंस डिवाइड होता है। उसी के अनुसार हमारी ये वर्ब आती हैं, वो ये ऊपर लिखी हुई है, इज ए मार वॉज वर्ब, हैज हैव हैड का फ्रेज जो बताया है हमने। तो जब किसी वाक्य में होना पाया जाता है, जब किसी वाक्य में होने का अर्थ होता है, तो हमें होने की अंग्रेजी अवश्य लगानी पड़ेगी उसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाक्य बन जाए। तो अगर उस वाक्य में रखना होगा तो हमारी ये वाली टेबल प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करेगी, और ये वाली पास्ट इंडेफिनिट में करेगी, और इधर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका यूज होगा। अब ये वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है। अंत में ये है आया हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, जरा थोड़ी सी एक और पहचान लिख लें। अगर वाक्य के अंत में ह आया है तो प्रेजेंट ही टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा इन तरह के प्रयोगों में। और अगर कहीं भूत की बात होती है, भूतकाल की, तो अक्सर करके था आता है, या कभी आइए की बात, जैसे मैं आगरा गया, मैं कल आगरा गया, तो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स दिए होंगे या तो, या फिर इस तरह का लास्ट में था आया होगा। और फ्यूचर टेंस के अंत में अक्सर करके, अक्सर कर ज्यादातर आता ही है। ऐसे तो प्रोग्रेसिव टेंस अलग तरह के होते बन जाते हैं, लेकिन हाँ प्रेजेंट के लिए, था पास्ट के लिए, और ग फ्यूचर टेंस के लिए। इतना माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो राम एक अच्छा लड़का है, अंत में है आया हुआ है, ह आया हुआ है क्रिया के रूप में, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा? न पास्ट होगा न फ्यूचर होगा, कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाँ आया हुआ है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस का अब ये अर्थ और देखना पड़ेगा कि इसमें होना पाया जा रहा है, या रखना, या कुछ रख रहा है, या हो रहा है, या कुछ कर रहा है। वाक्य को देखो, राम एक अच्छा लड़का है, इसमें होना अर्थ है, क्या है? राम रोज रामायण पढ़ता है, इसमें कुछ करता है, करना पाया जा रहा है। इसमें क्रिया का क्या पाया जा रहा है? करने वाली क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पढ़ता। जहां मैंने राइट लगाई है वहां पर क्या हो जाएगी? रीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से रीड होगी। और राम के 2 भाई हैं। अब इसको जरा देखें, कुछ लड़के भ्रमित हो जाते हैं, इसमें होना नहीं है। राम के 2 भाई हैं, ऐसा लग रहा है कि होना पाया जा रहा है, लेकिन रखना था। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है राम 2 भाई रखता है। मेरे पास 2 पेन हैं। मेरे पास क्या अर्थ है इसमें? रखना। और मैं लड़का हूं, होना। मैं रोज पढ़ने जाता हूं, करना। इसमें क्रिया का करना है। मैं लड़का हूं, इसमें होना है। मेरे पास 2 पेन हैं, रखना। कभी कभी आपकी क्लास में भी ऐसे ही होता है। मेरे क्लास में 4 खिड़कियां हैं। मेरे क्लास में 4 खिड़कियां हैं, तो देयर से भी ये बात हो जाती है, देयर आर 4 विंडोज इन माई क्लासरूम। और रखने से भी हो जाता है, माई रूम हैज 4 विंडोज, क्योंकि इसमें रूम में रखने का अर्थ दिया है। तो ये तीनों अर्थ आप अच्छी तरह से समझेंगे तो इनका अपने आप टेंस वाइज आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। इज क्यों आया? क्योंकि इसमें होना पाया जा रहा है। राम करता 3rd पर्सन एकवचन है, तो हमने इसके साथ में वर्ब इसका प्रयोग किया। राम रोज रामायण पढ़ता है, तो हमने है कि अंग्रेजी नहीं लगाई, क्योंकि इसमें क्रिया का करना पाया जा रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? वो पढ़ता। पढ़ते की अंग्रेजी रीड होती है, तो रीड्स कर दिया, राम रीड्स द रामायण डेली।
इसका प्रयोग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसमें होना नहीं पाया जा रहा और रखना भी नहीं पाया जा रहा। थर्ड सेंटेंस हमने जो ऊपर रखा है, राम के दो भाई हैं, राम हैज टू ब्रदर्स। इसमें हैज क्यों आया? क्योंकि इसमें रखना का अर्थ लगता है ऐसा है कि होना है। मेरे दो भाई और एक बहन है, मेरे दो भाई और एक बहन है, तो कैसे करते हैं? आई हैव टू ब्रदर्स एंड ए सिस्टर। मेरे दो भाई और एक बहन है, इस तरह से हम इन बात को कर देते हैं। जरा ये मेरे प्रेजेंट टेंस की मैं तीनों एग्जाम्पल ले लिए एक एक करके, ठीक है ना? करने वाला भी है, रखने वाला और होने वाला। जरा इनको कन्वर्ट पास्ट टेंस में करते हैं तो हो जाएगा राम एक अच्छा लड़का था। क्या हो जाएगा? राम एक अच्छा लड़का था। अब इसमें देखो क्या पाया जा रहा है, सेंस किसका है इसमें? सेंस ऑफ बीइंग इन पास्ट टेंस। तो बी का पास्ट टेंस आप देख रहे हैं, वॉज वर होता है, सब्जेक्ट आपका राम है, वॉज का प्रयोग होगा, तो क्या करेंगे? राम वॉज ए गुड बॉय। ठीक सेम वे राम रोज रामायण पढ़ता है, इसको कर दीजिए पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो राम रोज रामायण पढ़ता था। तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर किसकी लगेगी बच्चों? सेकंड फॉर्म। जैसे डू की गिड लगी हुई है और राइट की इधर रोज लगी हुई है, ऐसे रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड। लेकिन स्पेलिंग सेम वही रहती है। तो राम रेड द रामायण डेली। इस तरह से आपका ये पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और राम के दो भाई हैं, इसमें पास्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे हिंदी में पहले, तो बात बनेगा राम के दो भाई थे। राम के दो भाई थे। अब इसमें रखना अर्थ पाया जा रहा है और रखने के लिए आप हैड वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो राम हैड टू ब्रदर्स। सेम वे इनको फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए ये काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम एक अच्छा लड़का होगा। क्या कर देंगे? राम एक अच्छा लड़का होगा। राम एक डॉक्टर बनेगा या डॉक्टर होगा। बनेगा का अर्थ यहाँ होगा से है। मेरे पास अगली साल 4 पहिए की गाड़ी होगी। अब क्या हो गया इसमें? रखना। क्या अर्थ हो गया? अगर कहीं बी लगा दिया तो ये हो जाएगा कि मैं अगली साल 4 पहिए की गाड़ी हो जाऊंगा, है? रखने का अर्थ अलग होता है और इसमें होने का अलग अर्थ है। ये तीनों सेंटेंसेस हैं, आप इन तीनों को कन्वर्ट करके देखेंगे घर पर, और कुछ मैं वाक्य बोल रहा हूँ और उनको भी करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे नेक्स्ट क्लासेस में पूछ भी सकते हैं, जो है मैसेज या कोई भी सब्सक्राइब कर, ठीक है ना? बात लिखिए, 3 सेंटेंसेस और लिखिए। देखिए, मेरे पापा के पास एक स्कूटर है। वे एक डॉक्टर हैं। वे एक डॉक्टर हैं। वे रोजाना समय से चिकित्सालय जाते हैं। वे रोजाना समय से चिकित्सालय जाते हैं। That's all.